at Surat Airport, you can see this is Bhagra. You can see these MLAs running and going inside the party. You can see Goa police, CISF is giving full protection. They are being taken by Gujarat police. You can see the way these MLAs are being taken by the जैसे एकनाथ शिंदे will tell, but they have the majority. So these are the visuals. Sir, आपका नाम बताइए. एकनाथ शिंदे standing in the center, smiling, and they are saying that they are the majority. The scenes of these MLAs being rescued. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या धोखा फरेब को ही चाणक्य नीति कहा जाता है? महाराष्ट्र में जिस तरह की तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि कैसे भाजपा संघी विचारधारा के लोग संविधान आईने हिंद की धज्जियां उड़ा रहे। कोई लोकतांत्रिक अहमियत अब भारत में नहीं रही। महाराष्ट्र में 2.5 साल पहले भी इसी तरह का नाटक देखा गया था। फिर कर्नाटक का नाटक तो काफी मशहूर रहा। कई सारी मिसालें दी जा सकती है कि भाजपा और संघी विचारधारा के लोग तमाम उसूलों को पामाल करते हुए गुंडागर्दी की बुनियाद पर हुकूमत बनाना चाहते हैं। आज गुजरात हवाई अड्डे पर एकनाथ शिंदे हिमायतों को घसीटते हुए हवाई जहाज में बिठाकर गुवाहाटी के होटल में एक तरह से अगवा कर ले जाया जा रहा है। मतलब जहां भाजपा जीत नहीं सकती वहां पर इस तरह जोर जबरदस्ती से हुकूमत बनाने की कोशिश करती है, और अगर चुनाव में जीत नहीं पाते तो यहाँ की हुकूमत फिर जो भी हो, भले केजरीवाल की दिल्ली हुकूमत या फिर ममता बनर्जी की बंगाल की हुकूमत या फिर मौजूदा महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और तमाम के पीछे आपको भाजपा ही नजर आती है। सवाल उठता है कि क्या इस तरह धोखा फरेब जोर जबरदस्ती को चाणक्य नीति कहा जाता है? अगर अवाम किसी पार्टी को अपना वोट देती है तो उस पार्टी की सोच और फिक्र यानी विचारधारा को वोट देती है। लेकिन मरकज में बैठी मोदी हुकूमत और अमित शाह जो अपने आप को चाणक्य कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं, गैर संवैधानिक तरीके से हुकूमतों को गिराकर अपनी हुकूमत बना ली जाती है। अगर कोई इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता तो इसके पीछे सरकारी एजेंसियों को लगाकर जीना मुश्किल कर दिया जाता है। आज महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ आवाम का गुस्सा देखा जा रहा है। उधर एकनाथ शिंदे जो कभी शिवसेना के खास हुआ करते थे, आज महाराष्ट्र में भाजपा के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदुत्व से हट गई है, लिहाजा असल शिवसेना ही एकनाथ शिंदे की है कहने से भी नहीं चूक रहे। हो सकता है कि यहाँ भी ऑपरेशन कमल करने में कामयाब हो जाए, यहाँ भी भाजपा की हुकूमत बन सकती है। पर क्या ये जो भी हो रहा है सही हो रहा है? क्या इनके लिए कोई कानून न्याय व्यवस्था इस मुल्क में नहीं रही? और सबसे बड़ा धोखा तो आवाम के साथ किया जा रहा है, जिसे वोट देकर आवाम अपनी बुनियादी जरूरतों बुनियादी मसाइल को हल करते हुकूमतों को देखना चाहती है। वह कोई भी किसी भी पार्टी में चला जाता है महज इक़्तिदार की हवस में। से क्या वाकई संविधान की तौहीन न कहा जाए तो और क्या? इन पर इस मुल्क के आईन की तौहीन के चलते कार्रवाई न की जाए? जब से भाजपा हुकूमत आई है तमाम ताना बाना ही बिगड़ता जा रहा है। अदालतें फैसले किसी के दबाव में ले रही है तो इंतजामिया पुलिस भी इन्हीं सियासी लीडरों के दबाव में किसी भी बेगुनाह पर जुल्म करने से नहीं चूकती। मतलब अब किस तरह का कोई इंसाफ या अदल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत भाजपा की आई है और ये इस संविधान की मुखालिफत में ही भरोसा रखती है। आप शुरू से ही देख लीजिए, इन्हें आजादी के बाद से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे कभी भरोसा नहीं रहा। ताज्जुब तो इस बात पर भी होता है कि जिस संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई देने वाले दलित और दिगर ओबीसी तबके के कायद भी इन्हीं मनुवादी सोचो फिक्र से मुतासिर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र का भी देख लीजिए, जिस प्रबोधनकार ठाकरे की विचारधारा और मराठी मानुस की वकार और बका के लिए कोशा रहने वाली शिवसेना के एकनाथ शिंदे महज इक़्तिदार के हवस को लेकर अपनी तमाम सोचो फिक्र को पसे पुष्ट डालकर संविधान मुखालिफ और गौर से वादी की तरफदारी करने में लगे। इसी तरह से आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा कि पूरी आवाम का मैंडेट जो है कमलनाथ के साथ था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पर भी इक़्तिदार के हवस में भाजपा से हाथ मिला लिया। महाराष्ट्र में बगावत की वजह बज़ाहिर हिंदुत्व से उद्धव ठाकरे की दूरियां बताई जा रही है, लेकिन क्या इसमें कोई हकीकत भी है? अगर हिंदुत्व इतना ही अहम था तो फिर कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस हुकूमत को गिराने की क्या वजह थी? मतलब अगर आप भाजपा या संघी विचारधारा का साथ नहीं देते तो आपको सीडी मामले में ईडी मामले में फंसाकर आपको इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि आप खुद ब खुद इस गिरोह का हिस्सा बन जाएंगे, जैसे रमेश जारकिहोली बन गए हैं। हुकूमत गिराने का तजर्बा लेकर अब देवेंद्र फडणवीस के यहाँ रमेश जारकिहोली पहुंचे हुए हैं, लेकिन भाजपा में किस तरह का बर्ताव रमेश जारकिहोली भाइयों के साथ किया जा रहा है इस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र को इस जुमरे में लिया जा सकता है।
अगर भाजपा से गठबंधन रहेगा तो हुकूमत बचेगी, जैसा बिहार में भी हुआ, देख सकते हैं। जब से उद्धव ठाकरे ने भाजपा से दूरी अख्तियार की तब से भाजपा तिलमिला उठी है। अनिल परब, नवाब मलिक और भी दीगर लीडरों को जेल तक भेज दिया गया। यहां तक कि संजय राउत समेत कईयों के घरों पर ईडी के छापे मारे गए। यहां तक राहुल गांधी को बख्शा नहीं गया। कर्नाटक में अभी भी डीके शिव कुमार समेत कई कांग्रेसी लीडरों के घरों पर ईडी के छापे मारकर इनका जीना मुश्किल कर दिया जा रहा है। मतलब कोई विपक्ष किसी तरह से जिंदा ना रहे, और यही हो रहा है। आवाम के लिए आवाम की जानिब से चुनी हुई सरकार हुकूमतों को इस तरह तबाह किया जाता है, और इसे चाणक्य नीति कहा जाए, ये कहां तक सही है? फिर चुनाव किए ही क्यों जाते हैं? और जब कोई लीडर किसी और पार्टी से जीत कर आता है और अपने मुफाद की खातिर ऐसी पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है जिनका इस मुल्क के संविधान पर ही भरोसा नहीं, तो आवाम ने जो तपती धूप में खड़े होकर वोट दिया है, इसके वोट के साथ गद्दारी नहीं हुई क्या? क्या दल बदलू नेता का वोट आवाम को वापस देने का भी कोई कानून बनाया जाएगा? वैसे तो अब कानून पर कोई बात करना भी ठीक नहीं लग रहा, जब पुलिस वाले ही भाजपा के कारकुन बनकर शिवसेना के रुकन असेंबलियों को घसीटते हुए हवाई जहाज में बिठा रहे हैं। लोकतंत्र को किस तरह घसीटा जा रहा है, इसका एहसास एक बार जरूर हुआ है। ये भी बात काबिल तवज्जो है कि भारत की तारीख में जब से भाजपा हुकूमत आई है और इसी बैकडोर का इस्तेमाल कर इख्तिदार तक पहुंचती है, इससे पहले कभी तारीख में नहीं देखा गया। एक और ताज्जुब की बात यह भी है कि किसी भी भाजपा के लीडर या भाजपा को फाइनेंस करने वाली कंपनियों पर सरकारी एजेंसियों की रेड नहीं होती। इसका मतलब किस तरह लोकतंत्र को खोखला और बेबस बनाया जा रहा है। मुल्क के अवाम को चाहिए कि लोकतंत्र को वाकई तकवीत और इसकी अजमत वकार को बचाना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई जमहूरी दायरे की तहरीरों को महफूज रखना है तो अवाम को लोकतंत्र विरोधियों की मुखालिफत में फैसले लेने होंगे। यकीनन यह काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी भाजपा या संघी विचारधाराओं के खिलाफ आवाज उठाता है, इन्हें देश विरोधी साबित करने की पूरी कोशिश भाजपा आईटी सेल और प्रचार तंत्र गोदी मीडिया लग जाती है। सीए, एनआरसी, शाहीन बाग, किसान आंदोलन और अब हाल ही में अग्निपथ को लेकर जितने भी एहतजाज किए गए, इन पर किस तरह की कार्रवाइयां की गई सभी ने देखा है। अग्निपथ का विरोध करने वालों को फौज में दाखिला नहीं देंगे ऐसा कहते हुए तीनों दलों यानी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के तमाम जिम्मेदारान को मोदी हुकूमत आगे बढ़ाकर अग्निपथ की फजीलत को बयान करने के लिए लगाती है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। लिहाजा जिन अग्निवीरों ने मुखालिफत की थी, जो कि सभी गरीब किसान मजदूरों के घरों से आते हैं, खामोश हो गए। मतलब कैसे आवाज दबाई जाती है। लिहाजा इतना तो जरूर है कि जो भी आवाज भाजपा और संघी विचारधारा के खिलाफ उठेगी उसे दबाया जा रहा है। लेकिन क्या बहुत देर तक इन आवाजों को दबाया जा सकता है? यह सवाल कहीं तो आवाम के जहनों में आना जरूरी है, वरना वैसे भी विपक्ष का खत्म होना लोकतंत्र के खत्म होने के बराबर है कहने में कोई गलत न होगा। तुम्ही ह्यांना जर खरं ठरवलं तर हे सगळं खोटं आहे. कायद्यावरचा विश्वासच उठायचा आहे कायद्यावरचा विश्वास उठणार. तेच पाहिजे. माझ्या समोर सुरक्षित पाहिजे. तुम्ही लोकांनी आणून द्यायचं बा. आज डीसी दफ्तर के सामने गोंडवाड़ मामले में कत्ल हुए सतीश पाटिल को इंसाफ और कातिलों को फांसी की मांग करते हुए गोंडवाड़ की खवातीन कसीर तादाद में शरीक रही। इस वक्त मकतूल सतीश पाटिल के अहलिया, वालिदा और घर के लोग भी एहतजाज में शरीक हुए। वाज़ह रहे गोंडवाड़ गांव में पिछले 2 सालों से मंदिर की जगह को लेकर तनाजा था। कुटरे और नीलजकर खानदान के कुछ लोगों ने मंदिर की जगह पर गैर कानूनी कब्जा जमाने का इल्जाम लगाया था, जिसके लिए मकतूल सतीश पाटिल मुखालिफत भी कर रहा था। ये जमीन देवस्थान कमेटी की है, लिहाजा इस पर गांव वालों का कब्जा रहना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। पर 2 दिन पहले महज मंदिर के सामने देवस्थान की जगह पर कार पार्किंग करने को लेकर बहस हुई और बहस खून खराबे में तब्दील हुई। मामला इतना बड़ा बन गया कि सतीश पाटिल का कत्ल तो हुआ ही, लेकिन इसमें पूरा गांव जल उठा। कई गाड़ियां, घरों को आग के हवाले किया गया, कई लोग जख्मी हुए। आज बेलगाम पुलिस की जानिब से 3 खवातीन को गोंडवाड़ तशद्दुद के पस मंजर में गिरफ्तार किया गया है। अब तक गिरफ्तार हुए अफरादों की तादाद 10 हो चुकी है और भी लोगों की फहरिस्त है जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। गांव वालों ने नाहक और बेगुनाहों को गिरफ्तार न करने की मांग की। आइए देखते हैं गोंडवाड़ गांव को आग की लपेटों में लेने वाले मंजर और एहतजाज के कुछ मंजर। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಸಕಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಾರ ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾರ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟಿದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿನೂ ಹಚ್ಚತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ತಾನ, ನಾಳೆ ಹೋಗೇ ಬಿಡೋಣ. तुम्ही स्वीकारलं नाही. तुम्ही ह्यांना जर खरं ठरवलं तर हे सगळं खोटं आहे. कायद्यावरचा विश्वासच कायद्यावरचा विश्वास उठणार, ह्या सगळ्यांचा विश्वास उठणार. त्या सगळीकडे गुन्हे होणार. माझ्या मिस्टरांचा निघरून खून केले. काही माझ्या मिस्टरांनी केलेले नसताना हत्या केली. ते गावच्यासाठी लढत होते व पर्सनल काय पण नव्हतं आमचं. त्याने त्या विरोधी लोकांनी गावच्या देवस्कीच्या ट्रस्टच्या जमिनी स्वतःच्या नावावर करून घेऊन विकल्या, प्लॉट पाडले. मग ते गावातल्या लोकांना कळालं सगळ्यांना. मग ते आमची जमीन आमच्या नावावर नाही पण देवाची जमीन देवाला मिळू देत, देवाचं सगळ्यात देवाच्याच पैशानं होऊ देत म्हणून माझे मिस्टर लढत होते हो. तर त्या आम्ही काही काढून घेतलो नाही, फक्त ती देवाची जमीन तुम्ही देवाच्या नावाने करा असंच फक्त म्हणत होतो आम्ही. आणि का असेल ना ते गाव काय ठरवतं ना तेवढा तुम्ही मोबदला त्या जमिनीचा द्या, त्या जमिनीचा द्या म्हटले. म्हणत एवढंच हो. काय माझे मिस्टर कधी त्यांना मारहाण करायला गेले नाही का, आम्ही गेलो नाही कधी. माझ्या मिस्टरांच्यावरच ते वारंवार हल्ला करत. आम्ही सुरक्षित कधीच नव्हतो. मी प्रोटेक्शन मागितलेलं त्यांच्याकडे. जेव्हा लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फरन्स झाली होती आमच्या गावामध्ये म्हटलेलं आम्हाला प्रोटेक्शन द्या. माझी लहान बाळ आहे तो. आणि माझ्या मिस्टरांच्यावर परत त्यांनी पाठीमागून वार केले. त्याच्यातून ते वाचले नाही तो. त्यामुळे मला न्याय पाहिजे. आमचं पर्सनल काही नव्हतं याच्यात, गावचं होतं सगळं, गावचं होतं. त्यामुळे न्याय द्या माझ्या मिस्टरांना आम्हाला.